नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जाना था वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार के बारे में हमने स्वर व्यंजन के बारे में बातें की, चर्चा की, और संधि के बारे में हमने चर्चा की जो वर्ण के अंतर्गत आती है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो दोस्तों, शब्द विचार के अंतर्गत हम जानेंगे शब्दों के बारे में, शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके इससे। और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले जो भी वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जानते हैं कि शब्द विचार क्या है। तो देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, और वर्णों का जो सार्थक योग है वो शब्द होता है, और शब्दों के योग से वाक्य बनता है। तो इस प्रकार भाषा की प्रमुख 3 इकाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है, तो दोस्तों याद रखना कि अर्थ के आधार पर भाषा की केवल 2 इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य। क्यों? क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द का अर्थ निकल सकता है, वाक्य का अर्थ निकल सकता है, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार अर्थ के आधार पर भाषा की केवल 2 इकाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि भाषा की इकाइयाँ कितनी होती हैं, तो 3 होती है। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई केवल 2 होती है, जो शब्द और वाक्य। तो दोस्तों, शब्द की अगर हम बात करें तो परिभाषा के आधार पर तो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण, यानी शब्द वर्ण है वो 2 या 2 से अधिक तो होने ही चाहिए, लेकिन सार्थक अर्थात सह अर्थ, उनका अर्थ भी होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस ए प्लस म प्लस ए, इनको अगर हम इनका योग करते हैं इन वर्णों का, तो इसका एक शब्द बन जाता है कम, जिसका हम अर्थ निकाल सकते हैं, जिसका कम का अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। इस प्रकार अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। सीधे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो वर्ण होती है। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं शब्दों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, उत्पत्ति, इसमें पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो दोस्तों, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन से होते हैं जानते हैं। पहला होता है दोस्तों तत्सम शब्द। तो दोस्तों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द अगर कोई भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जो जिसमें भी हिंदी भाषा लगती है उसमें तत्सम तद्भव शब्द है वो टॉपिक आता ही है, उसमें से प्रश्न आते ही हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो तत्सम शब्द, तत्सम अर्थात मूल भाषा हमारी है संस्कृत, उससे अगला रूप हमारा हिंदी का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, मूल भाषा यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में हम प्रयुक्त करने लगते हैं या प्रयुक्त होने लगे, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वे मूल भाषा संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन हम उनको हिंदी में वैसे का वैसा ही प्रयुक्त करने लगे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय आदि ऐसे शब्द हैं, तृतीय, जिनका हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये शब्द तत्सम है, अर्थात इसका सीधा सा एक तरीका है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। दूसरा जो इनका प्रकार है वो है तद्भव। तो तद्भव शब्द वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो गया, बोलने में थोड़े सरल हो गए, वे तद्भव कहलाने लगते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका हमने रूप परिवर्तन कर दिया और वे हिंदी भाषा में बोलने में सरल हो गए,
वे तद्भव कहलाते हैं। यानी इसमें हिंदी भाषा के लगभग शब्द हैं वो तद्भव होते हैं। जैसे प्रथम का पहला हो गया, द्वितीय का दूसरा हो गया, तृतीय का तीसरा हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं वे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला जो तीसरा प्रकार है वो है देशज। तो देशज शब्द की अगर हम बात करें तो इसका देशज शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो देश प्लस जय, देश अर्थात हमारा क्षेत्र, यहाँ इसका अभिप्राय भारतवर्ष से नहीं है। तो देश का अर्थ है हमारा क्षेत्र और जय अर्थात जन्म लेने वाला। तो जो क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द आंचलिक प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगे वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी हमारा जो क्षेत्र है उसी में जन्म लेने वाले वे शब्द जिन पर आंचलिक प्रभाव भी पड़ गया है और वे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, ऊंट पटांग, ये जो शब्द हैं वे देशज शब्द हैं। चौथा जो प्रकार है वह है विदेशी या विदेशज शब्द। तो हिंदी या संस्कृत को छोड़कर विदेशी की बात हो रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारे देश के तो नहीं है ये शब्द, तो विदेशी यानी दूसरे देश के शब्द। तो हिंदी या संस्कृत जो हमारे देश की हैं भाषाएं हैं उनको छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये विदेशी प्रभाव के कारण हिंदी में आए तथा बोलने में भी ये काफ़ी सरल हैं। तो विदेशी भाषा का जब हम पर प्रभाव पड़ा तो हम उन शब्दों का भी प्रयोग हमारी भाषा में करने लगे क्योंकि वे बोलने में सरल थे। जैसे रेलवे स्टेशन। तो अगर रेलवे है या रेलवे स्टेशन है और रेल भी है तो रेल को हम हिंदी में इसका अर्थ देखें तो रेल का अर्थ होता है लोह पथगामिनी और रेलवे स्टेशन का है लोह पथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। यह कितना बड़ा शब्द हो गया जिसको हम सामान्य रूप से नहीं बोल सकते हैं, तो इनका हमने विदेशी शब्दों के रूप में प्रयोग करने लगे। रेलवे, रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बस, तौलिया। और हिंदी जो शब्द हैं, हिंदी शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, वह भी फारसी भाषा का विदेशी शब्द है। ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। और क, ख, ग, ज और फ जो नुक्ता चिन्ह लगे हुए हैं ये सभी नुक्ता चिन्ह से बने हुए शब्द भी विदेशी हैं, ये हमारी हिंदी भाषा के नहीं हैं। पांचवा और अंतिम शब्दों का उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द है वह है संकर। संकर का अर्थ होता है मिश्रण, मिला हुआ। तो दो अलग अलग भाषाओं के योग से मिलकर जो भी शब्द नया बना वो संकर या मिश्रण शब्द कहलाता है। इसमें एक शब्द होता है वो दो भाषाओं के मिश्रण से मिलकर बना होता है। जैसे अग्निबोट। तो अग्निबोट शब्द का हम अगर दो भागों में बांटें तो अग्नि और बोट। तो अग्नि है वो हमारी देश की भाषा है और बोट है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार यह है अग्निबोट। और बम ब्लास्ट यह भी दो मिश्रण भाषाओं से मिलकर बना है। तो इस प्रकार पांच शब्दों के पांच प्रकार हो गए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज और विदेशी, अविदेशज और संकर या मिश्रण, ये पांच प्रकार हो गए। अगला जो दूसरा शब्दों का प्रकार है वह है व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों की बात करें तो शब्द होते हैं तीन प्रकार के दोस्तों। अब वो तीन प्रकार के शब्द कौन से हैं? पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ अर्थात ये निश्चित होते हैं, इनमें अन्य कोई भी शब्द का योग नहीं होता है। दूसरे शब्द का इनमें कोई भी योग नहीं होता है, ये केवल एक ही शब्द होता है। इसमें संधि, समास या उपसर्ग कुछ भी नहीं लगा होता है, प्रत्यय। जैसे देखें रूढ़ शब्द तो नल, दिन, कल, चल, इनमें ना तो संधि है, ना समास है, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय। यह केवल रूढ़ है, निश्चित है। रूढ़ का अर्थ है निश्चित। दूसरा जो है वो है यौगिक शब्द। योग प्लस इक। तो यौगिक शब्द यानी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें दो रूढ़ शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनता है। जैसे रूढ़ प्लस रूढ़, तो इन्हें हम तोड़ भी सकते हैं और इनका विच्छेद करने पर जो दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं उनका अपना अपना अर्थ भी होता है। जैसे उदाहरणों की बात करें, इनमें आते हैं समस्त, संधि, उपसर्ग,
प्रत्यय और बहुव्रीहि समास के अलावा सभी समासों के उदाहरणों के शब्द हैं वे यौगिक शब्दों में आते हैं। तो इन्हें लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समस्त संधि के जो उदाहरण हैं वे इसमें होते हैं। उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी शेष समास हैं उनके उदाहरण शब्द भी यौगिक शब्दों में शामिल होते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है, शब्द का जो प्रकार है व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर, वो है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़, तो ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन इनके मुख्य अर्थ के साथ साथ अन्य सांकेतिक अर्थ भी इनका निकलता है। यानी ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन इनके मुख्य अर्थ के साथ साथ इनका एक अन्य सांकेतिक अर्थ भी निकलता है। इसमें बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण शामिल हैं, क्योंकि यौगिक शब्द में बहुव्रीहि समास के समस्त जो शब्द थे वो शामिल नहीं थे, लेकिन योग रूढ़ शब्द में समस्त बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण शामिल हैं। जैसे गजानंद, गजानंद का संधि विच्छेद करें तो गज प्लस आनंद होता है। तो गजानंद का तो अगर हम अर्थ निकालें तो गणेश होता है, जो कि एक योग रूढ़ शब्द है, लेकिन गज और आनंद का हम अर्थ निकालें तो गज का अर्थ होता है हाथी और आनंद का अर्थ होता है चेहरा या मुख। तो इसका गज और आनंद का एक अन्य अर्थ भी निकल जाता है हाथी का चेहरा। चौथा, इसमें ये 3 प्रकार होते हैं। और तीसरा होता है शब्दों का प्रकार, वो है अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो जानते हैं कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं। तो सार्थक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखें स प्लस अर्थक अर्थात सहित, यानी अर्थ के सहित। से निश्चित अर्थ वाले वे शब्द, निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में अकेले ही या स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी भाषा निश्चित अर्थ वाले इनमें वो शब्द होते हैं जिनका हम स्वतंत्र रूप से ही भाषा में इनका प्रयोग कर सकते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं। और निरर्थक, निरर्थक शब्दों की बात करें तो निर प्लस अर्थक, तो निर का अर्थ होता है रहित। तो वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता तथा जिनको अकेले स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, इन्हें सार्थक शब्दों में ठीक बाद में, सार्थक शब्दों के बाद में व उनके साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी इनका अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हम निरर्थक शब्दों का। इनका प्रयोग करने के लिए हमें पहले सार्थक शब्द का भी प्रयोग करना होता है। ये शब्द सार्थक के ठीक बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर हम सार्थक शब्दों के उदाहरणों की बात करें तो इसमें खाना है, पढ़ाई है, चाय है, दाल है, चावल है, यह सब कुछ भी अर्थ हम दे सकते हैं। लेकिन निरर्थक शब्दों की बात करें तो वाना, जैसे हम निरर्थक शब्द बोलें तो खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, चाय वाय, दाल वाल। तो हम इन अगर निरर्थक शब्द देखें तो इसमें वाना, पढ़ाई, वाय, वाल, इनका हम अकेले में प्रयोग नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर हमें निरर्थक शब्दों को बोलना है तो सार्थक शब्द को साथ में बोलना होता है। जैसे खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, चाय वाय, दाल वाल। अर्थात यदि भाषा को हमें शीघ्रता के साथ बोलना हो या शीघ्रता के साथ अगर भाषा को बोला जाए तो सार्थक शब्दों के साथ साथ कुछ निरर्थक शब्दों का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, इनका भी प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शब्द विचार था, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।